दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि नेपाल में काफ़ी दिनों से सियासी संकट चल रहा था और उसको देखते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन नेपाल की पार्लियामेंट या संसद में लाया गया था और उसके तहत फिर विश्वास या कॉन्फिडेंस ओली जी को पास करना था। तो अब जो विश्वास मत ये हासिल नहीं कर पाए हैं संसद में और ओली ने या इनकी पार्टी ने विश्वास मत खो दिया है पार्लियामेंट में नेपाल की। तो इसको समझेंगे। यह न्यूज़ कल ही आई है और करंट की न्यूज़ है कि इनका विश्वास मत खोया गया है और अब देखते हैं दो पार्टी आ रही हैं जो देखा जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार बनाएंगी। तो ओली के द्वारा विश्वास मत खो दिया गया है, समझते हैं इसे। किसी भी तरह क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसे जरूर सॉल्व किया जाएगा। लेक्चर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे क्लिक कीजिएगा। टेलीग्राम पे पहुंच के आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। तो ये देखिए, पहले तो हम देख लेते हैं इसका जोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। ये है नेपाल, आप रेड कलर में देख पा रहे होंगे। ये है नेपाल अपना, हमारा नहीं है, सॉरी, नेपाल। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्रीज क्या होती हैं पहले तो ये देख लेते हैं। वो लैंडलॉक्ड यानी हिंदी में कहते हैं स्थल रुद्ध देश, यानी जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, यानी ऐसे देशों से लगती है जो खुद यानी आसपास उसकी ज़मीन ही है या लैंड है, आप ये कह सकते हो। आसपास उसकी भूमि है, भूमिबद्ध भी कहते हैं इसे हिंदी में, भूमिबद्ध या स्थल रुद्ध देश। इसके आसपास ओशंस नहीं है तो उसे ही लैंडलॉक्ड कंट्री कहा जाता है। नेपाल और भूटान दोनों लैंडलॉक्ड कंट्री हैं और दोनों ही बफर स्टेट भी हैं। अब बफर स्टेट क्या होते हैं? बफर स्टेट, ये टर्मिनोलॉजी आप कई बार सुनते होंगे। बफर स्टेट होते हैं जो दो एनिमी कंट्रीज़ के बीच में स्थित देश जो होते हैं वो बफर स्टेट्स कहलाते हैं। जैसे बात करूं, एनिमी यानी कहीं ना कहीं उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में कौन है? तो नेपाल और भूटान। इसलिए नेपाल और भूटान दोनों ही बफर स्टेट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। तो नेपाल क्या है? बफर स्टेट है। और बात करें इंडिया के कौन कौन से स्टेट इसके टच करते हैं, तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, हमें पता ही है उत्तर प्रदेश है, गोरखपुर। यहाँ से नेपाल के लिए बस भी चलती है। गोरखपुर से लगभग 248 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही नेपाल आ जाता है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है नेपाल भारत के। ठीक है, तो ये तो ज्योग्राफिकल लोकेशन है। अभी रिवर्स की बात करेंगे। पहले इस जो सारा विश्वास मत का खेल है इसको समझ लेते हैं। किसने वोट डाले, क्या हुआ, ऐसा देखते हैं। ये है वहाँ की पार्लियामेंट, नेपाल की पार्लियामेंट है ये, और इसी में विश्वास मत खोया गया है ओली के द्वारा, के शर्मा ओली। अब समझते हैं इसको। तो नेपाल की राष्ट्रपति हमें पता है विद्या देवी भंडारी हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ओली ने विश्वास मत हारने के बाद संसद को स्थगित कर दिया है। जब ये जो यहाँ के शर्मा ओली प्रधानमंत्री हैं, ये विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए तो वहाँ की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा संसद को स्थगित कर दिया गया है और आने वाले चुनावों के बाद ही संसद को शुरू किया जाएगा। नेपाली संसद में विश्वास मत रखा गया था। हमें एक चीज़ याद रखना, नेपाल में जो मेंबर्स हैं, एमपीज़ हैं, वो 271 हैं। 271 मेंबर्स हैं वहाँ पर, टोटल सदस्य हैं वहाँ की पार्लियामेंट में। ओली के पक्ष में 93 मेंबर्स हैं और उसके विरुद्ध में 124 मत डाले गए। सरकार बनाने के लिए 138 मत चाहिए होते हैं, 138। 271 सीट है, सरकार बनाने के लिए लगभग 138 या 138 अगर आपके पास सीट है तो आप वहाँ सरकार बना लेंगे। लेकिन ओली जब वोटिंग हुई तो 93 तो इनके सपोर्ट में थे ओली के, लेकिन 124 जो थे इनके अपोज में थे या इनके अपोजिट या इनके विपक्ष में थे। तो इस कारण ये विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए और इनको अविश्वास मत नहीं हो पाया। इनका अविश्वास प्रस्ताव इनका एक तरीके से आगे बढ़ गया। अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल में 2 पार्टी हैं, आपको बता दूं मैं। एक है, आपने सुना होगा ज़्यादा, यूएमएल,
UML बोलते हैं शॉर्ट में। पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, ठीक है। दूसरी पार्टी है, एक तो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, ठीक है, एक है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी NCP। दो पार्टी हैं। जो KP शर्मा ओली हैं वो है CPN के हैं, यानी CPN यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। इसी को शॉर्ट में UML कहा जाता है वहाँ की टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। CPN यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। इसके नेता हैं कौन? KP शर्मा ओली। तो ये विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। 124 सांसदों ने या MPs ने इनके विरोध में मत डाला और 93 इनके पक्ष में थे। इस कारण ये ऐसा हुआ। कहीं ना कहीं वहाँ के लोग KP शर्मा ओली की सरकार को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 10 महीने पहले, लगभग 8 महीने पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिस कारण से ये विश्वास मत उन्हें हासिल करना था, लेकिन वो नहीं कर पाए। इस कारण वो अपनी सरकार खोएंगे। हालांकि देखा जा रहा है कि दो पार्टीज आ रही हैं जो हो सकता है गठबंधन में सरकार बनाए या अलायंस में बनाएंगी, देखते हैं क्या हो सकता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, मैंने बोला अभी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जिसको UML कहते हैं, ने नेपाल सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। पार्टी के अनुसार ओली ने संविधान का उल्लंघन किया और नेपाल में लोकतंत्र के लिए खतरा साबित हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं। तो इस कारण से वो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए और बाकी सांसदों ने उनके पक्ष में वोट नहीं डाला। बात करते हैं भारत के लिए इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ओली के नेतृत्व में भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंध कमजोर हुए हैं, क्योंकि देखा गया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के संबंध भारत से अच्छे नहीं हैं। मैंने बोला दो पार्टी हैं, एक CPN कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और एक और है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी NCP। तो इसके संबंध कहीं ना कहीं, जब इसके नॉमिनेटेड नेता होता है जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का, उसके संबंध भारत से कहीं ना कहीं अच्छे होते हैं। लेकिन ओली के संबंध भारत से अच्छे नहीं थे, क्योंकि हम काला पानी विवाद देखते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पुस्तकों में, जो स्कूल्स में जो बुक्स होती हैं, उसमें काला पानी जो एरिया है उसको अपने मैप में दिखाया नेपाल के, जो कि एक विवादित क्षेत्र था। कहीं ना कहीं नेपाल के द्वारा ही विवादित किया गया है वो। तो कमज़ोर रहे हैं। उनके नेतृत्व में मई 2020 में नेपाल ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया, जिसमें नेपाल क्षेत्र के एक हिस्से के रूप में उत्तराखंड के लिम्पियाथुरा, काला पानी और लिपुलेख पर दावा किया गया था। काला पानी विवाद यही है, 3 क्षेत्र आते हैं, लिम्पियाथुरा, काला पानी और लिपुलेख, ये तीनों उत्तराखंड के क्षेत्र आते हैं। इसी का क्षेत्र को मानचित्र में इन्होंने शामिल किया था अपने, जो कि लगते हैं भारत के, लेकिन उन्होंने अपने शामिल कर लिया था। उसको भी दिखाऊंगा अभी मैं आपको। तो भारत के साथ संबंध कहीं ना कहीं अच्छे नहीं थे। बात करते हैं तो ये देखिए मैप है, ये था, ये छोटा सा क्षेत्र देख रहे होंगे आप, ये जो क्षेत्र है छोटा सा ऊपर की तरफ, ये आप क्षेत्र देख पा रहे हैं, यही था काला पानी विवाद जो इन्होंने अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था। ये नेपाल का मैप है, ये नेपाल का फ्लैग है जो आप देख रहे हैं, ये 2 ट्रायंगल्स हैं। तो ये नेपाल का मैप है और ये नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, हम सभी को पता है। और अगर जब जो भारत से यातायात होता है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लगभग 248 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आप नेपाल जाएंगे तो 248 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप नेपाल पहुंच जाएंगे आसानी से। और काफ़ी रिवर्स भी निकलती हैं, देखेंगे इसे। नॉर्थ में इसके क्या है, चाइना का एक्ोपाइड किया हुआ क्या है, तिब्बत है नॉर्थ में, और 3 और से भारत से गिरा हुआ है। उत्तराखंड साउथ में, और साउथ में कौन हो गया, बिहार और उत्तर प्रदेश, और ईस्टर्न साइड पर सिक्किम और वेस्ट बंगाल से ये घिरा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। बात करें तो नेपाल और भारत के संबंधों की, मैंने आपको बताया 1950 की शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत और नेपाल के बीच मजबूत संबंध हो गए थे। भारत में 80 लाख से अधिक नेपाल रहते हैं। भारत में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पलायन हुआ है नेपाल से भारत में रोजगार को लेकर, क्योंकि नेपाल इतना समृद्ध नहीं है कि वो अपनी इकोनॉमी अच्छी तरीके से चला सके। तो भारत में 80 लाख नेपाली रहते हैं लगभग। भारत नेपाल के सबसे बड़े विदेशी प्रेषण स्रोतों में से एक रहा है। नेपाली गोरखा भारतीय सेना की सबसे महत्वपूर्ण रेजिमेंट मानी जाती है। गोरखा हम सभी जानते हैं, नेपाली गोरखा भारतीय सेना की सबसे महत्वपूर्ण रेजिमेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनके साथ संबंध बनाने की कोशिश अच्छी की थी, लेकिन काला पानी विवाद, लिपुलेख हो गया जो मैंने बताया आपको पानी, और लुचिया दुआ,
जो क्षेत्र थे जो उन्होंने उत्तराखंड के कब्जे में करे थे, उसके कारण संबंध कहीं ना कहीं खराब हुए हैं। बात करें और संबंधों की, तो भारत और नेपाल के बीच एक प्रथा चली आ रही है कि भारतीय सेना प्रमुखों को औपचारिक रूप से नेपाल सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। भारतीय नागरिकों को नेपाल पहुंचने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती, हम सभी जानते हैं। भूटान में भी जरूरत नहीं होती। भूटान में, नेपाल में हमें वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। हम अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट से, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, अपना आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इसके थ्रू भी आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए। जैसे यहाँ भी लिखा है, मैंने आपको बताया, भारतीय पंजीकृत वाहन 30 दिनों तक नेपाल में रह सकते हैं और भारतीय रुपए की तरह नेपाल में वो चलेगा। यानी जो इंडियन करेंसी है वो नेपाल में चल सकती है, भूटान में भी इंडियन करेंसी चल सकती है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के साथ संबंध, या मतलब कह सकते हो कुछ ना कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, कुछ चीज़ों को छोड़कर। तो रुपए चल सकता है और वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से जा सकते हैं। और बात करें तो नेपाल की संसद जो अभी हुआ है, नेपाल की संसद के निचले सदन में विश्वास मतों का आयोजन किया गया था, मैंने आपको बताया, जिसमें प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के हाथ कामयाबी नहीं लगी, नाकामयाब हुए। और जानकारी यह मिलती है कि 275 सदस्य उस वक्त शामिल थे, 275 मेंबर्स उसमें शामिल थे उस वक्त। 93 ने वोट डाला किसके, KP शर्मा ओली के पक्ष में। और ज़रूरत थी, मैंने बताया आपको, कि सरकार बनाने के लिए 138 या 136 136 या 138 सीटों की जरूरत होती है। अगर इतनी सीट मिल जाए तो आप सरकार बना लोगे वहाँ पर, क्योंकि टोटल सीट कितनी है, 271 सीटें टोटल। ठीक है, तो 93 तो उनके पक्ष में थे सांसद, लेकिन 124 उनके विपक्ष में थे। इस कारण उनकी सरकार गिर गई। और अब देखते हैं आने वाले समय में होता क्या है। बात करते हैं नेपाल के बारे में। नो अबाउट नेपाल। नेपाल के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं। नेपाल कभी किसी देश का गुलाम नहीं हुआ, याद रखना इस बात को। कभी किसी का साम्राज्य का उपनिवेश या गुलाम नहीं रहा, इसलिए अपना कोई स्वतंत्रता दिवस यह नहीं मनाता। हाँ, लेकिन 20 सितंबर 2015 को 20 सितंबर 2015 को यह इन्होंने क्या करा था, मतलब एक तरीके से कह सकते हो संविधान को अंगीकृत किया था इस दिन। तो इसलिए 20 सितंबर की तारीख को ये राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाते हैं। 2015 में इस तारीख को उन्होंने संविधान को अंगीकृत किया था। 2015 में नेपाल ने धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना की घोषणा की थी। ठीक है, इसलिए 20 सितंबर इम्पोर्टेंट डे है। इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है 20 सितंबर को नेपाल में। बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल का जो आकार है ना, मैंने आपको बताया कैसा आकार है, इस तरह से है नेपाल, इस तरह से है। ठीक है, तो इसका आकार एक तिरछे समांतर चतुर्भुज की तरह है। नेपाल की कुल लंबाई बात करें 800 किलोमीटर है। ठीक है, और चौड़ाई 200 किलोमीटर के आसपास है। क्षेत्रफल की बात करूं तो 1,47,516 किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल है नेपाल का। ठीक है, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और मैंने आपको बताया 20 सितंबर 2015 को उन्होंने अपना संविधान अंगीकृत किया था। और इसी दिन उन्होंने भारतीय प्रणाली के अनुसार, यानी भारतीय राज्य प्रणाली के अनुसार, नेपाल को 7 राज्यों या 7 प्रदेशों में विभाजित किया था। ठीक है, यानी नेपाल में 7 प्रदेशों में विभाजित किया, 7 राज्यों में विभाजित किया था 20 सितंबर 2015 को। बात करते हैं टूरिज़्म की, तो हमें पता है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर। तो कहीं ना कहीं टूरिज़्म के लिए इम्पोर्टेंट है वो। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली है। यह उत्तर प्रदेश की सीमा के निकट है, वर्तमान नेपाल में स्थित है। और हमें पता है कि यूनेस्को तथा विश्व के सभी बौद्ध संप्रदाय, यानी महायान, व्रजयान, धेरावद आदि के अनुसार यह स्थान नेपाली के कपिलवस्तु में है। ये हम सभी जानते हैं। और बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा हुआ है, हीनयान और महायान। हीनयान क्या है? हीनयान में महिलाओं को, मतलब एक तरीके से उनको महिलाओं की उपस्थिति नहीं है, लेकिन महायान में महिलाओं की उपस्थिति है। महायान मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन हीनयान मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते। हीनयान, ये कुछ बेसिक डिफरेंस जो आपको बता रहा हूँ मैं बौद्ध धर्म की। हीनयान जो बौद्ध होते हैं वो काफ़ी कट्टर होते हैं, जबकि महायान बौद्ध जो होते हैं वो इतने कट्टर नहीं होते, यानी कट्टरता उनमें इतनी नहीं होती। बात करें, ये है नेपाल का फिजिकल मैप। ये देखिए, हमें पता है जितने भी माउंट एवरेस्ट हो गया या कोई भी और जितने भी पर्वत शिखर हो गए नेपाल में ज़्यादा हैं। तो देखते हैं इसे। हमें पता है सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है कंचनजंगा, ये देखिए। उसके बाद मकालू, फिर एवरेस्ट आता है।
फिर अदर्स आते हैं जो आप देख पा रहे हैं आराम से। गणेश हिमालय है, मंसू है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, ये सारे लाइन से आते हैं। यहाँ कुछ रेंजेस भी हैं, ये देखिए, ये आप ग्रीन पे देख पा रहे हैं, शिवालिक रेंजेस। महाभारत ऊपर है नॉर्थ में, महाभारत रेंजेस, और नीचे शिवालिक। शिवालिक हमें पता है हिमालय की सबसे नवीनतम श्रृंखला को कहते हैं शिवालिक, और वही है यहाँ पर इस तरह से जा रही है। रिवर्स भी निकलती हैं यहाँ से, हमें पता है नदियाँ भी हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी नेपाल से ही आती हैं जो भारत में गिरती है, क्योंकि हमें पता है काफ़ी ज़्यादा तेज़ भाव के साथ भारत में आती हैं, इसलिए जैसे गोमती तो नहीं, अपना घाघर हो गया, गंडक हो गया, कोसी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि काफ़ी तेज़ी के साथ वो अमाउंट ऑफ वाटर लाती है, जिसके कारण बिहार में बाढ़ आती है। तो ये जितनी भी नदियाँ हैं, गोमती, रामगंगा, यहाँ से रामगंगा आएगी, एक मिनट, रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, घाघर, गंडक, कोसी, ये सारी जितनी नदियाँ आती हैं इस तरह से, तो ये नेपाल से ही निकलती हैं, जो काफ़ी अमाउंट ऑफ वाटर लाती हैं अपने साथ में, क्योंकि माउंटेन है यहाँ पर, और माउंटेन्स ग्लेशियर से घिरे होंगे, बर्फ़ पिघलेगी तो अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, जिसके कारण नदी का स्तर बढ़ जाएगा। तो रिवर्स बता दी मैंने आपको, और बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी कि हुआ क्या है जो इन्होंने सरकार खो दी है अपनी। इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आसानी से देख सकते हैं। तो ये था नेपाल और भारत के बारे में जो मैंने बताया। संबंध भी डिस्कस कर लिए मैंने, और नेबरिंग कंट्रीज़ भी डिस्कस कर ली, और किस तरह से ओली सरकार ने अपना विश्वास मत पास नहीं करवा पाए और वह इसमें नाकामयाब रहे। अब देखते हैं आने वाले समय में कौन सरकार बनाता है। किसी भी तरह क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।